आज के शो में। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज से मुतालिक असल हकाइक बेनकाब। रिलीफ पैकेज में 280 अरब रुपए गंदुम की खरीदारी के लिए रखे गए। रिलीफ पैकेज में 100 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स के रिफंड क्लेम्स। एसएमईज के लिए ऐलान करदा 100 अरब रुपए के हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली का फुकदान। शरह सूद पर इजाफी बैंकिंग स्प्रेड, सनत और तिजारत के लिए रिलीफ नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। माशी रिलीफ पैकेज के हवाले से कुछ अहम सवालात, कुछ बुनियादी हकाइक आपके सामने रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये माशी रिलीफ पैकेज दर हकीकत माशी रिलीफ इसमें मटेरियल सपोर्ट की सूरत में कितना है, यानी असल में देखा जाए तो जो 1.24 ट्रिलियन रुपीस का तकरीबन 1200 अरब रुपए से ज्यादा जिसका हजम बताया जाता है, वो हकीकी मायनों में कितना रिलीफ मटेरियली हमें फराम करेगा, हमारी मईशत को फराम करेगा। ये अहम सवाल उठाएंगे। प्रोग्राम आगाज करते हुए आपके सामने सिर्फ एक फिगर रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहा यह गया कि इस रिलीफ पैकेज में 1.24 ट्रिलियन रुपीस के 1200 अरब रुपए से जायद के रिलीफ पैकेज में 280 अरब रुपए वीट प्रोक्योरमेंट यानी गंदुम की खरीदारी के लिए रखे गए हैं। अब गंदुम की खरीदारी हम सब जानते हैं कि सूबाई हुकूमतों का काम होता है। सूबाई हुकूमतें बैंक क्रेडिट के ऊपर यानी नेशनल बैंक के थ्रू ये परचेज करती हैं और उसको फिर फरोख्त किया जाता है। अब इसमें कौन सा रिलीफ है जो गवर्नमेंट फराम कर रही है? क्या ये रिलीफ, क्या ये गंदुम मुफ्त में बेची जाएगी, यानी इसको खरीदने के बाद सूबाई हुकूमतों को कहा जाएगा कि वो मुफ्त में बेचे गंदुम, या किस तरीके से इसको आप 280 अरब रुपए का रिलीफ तस्वुर करेंगे? इसी तरह से जिस 100 अरब के चेक्स ताजिर बरादरी एक्सपोर्टर्स में तकसीम किए गए, एक्सपोर्टर्स को देने वाले ये 100 अरब रुपए, ये वही रिफंड क्लेम्स थे जो सालों से फंसे हुए थे। अब और इन रिफंड क्लेम्स की मद में इसको रिलीफ कहना है जो ऑलरेडी वाजिबात थे, और बड़ी अच्छी बात है, क्लियर की है, लेकिन क्या ये रिलीफ है या ऑलरेडी ओवरड्यू अमाउंट थी गवर्नमेंट के ऊपर, जो क्लेम्स थे वो गवर्नमेंट ने जारी कर दिए। उसका असर क्या होगा और किस तरह होना चाहिए था, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जो असल बात है जी कि इनकम ट्रांसफर प्रोग्राम्स की, क्योंकि हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बात डिटेल में प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन जो इनकम ट्रांसफर प्रोग्राम्स के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये सारी फिस्कल साइड की बातें हम कर रहे हैं, वो कितनी मौसर और ऐसी इफेक्टिव हिकमत अमली है जिसके जरिए ये हो सकेगा। क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि एक तो BISP भी है 150 अरब रुपए, मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए अलग हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए अलग हैं। तो यहां पर ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन और लोगों तक पहुंचने का मौसर अंदाज होगा नहीं होगा, या फिर एक यूनिफाइड अप्रोच इसे हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये सवाल भी प्रोग्राम में उठाएंगे। और बेसिकली फिर पाकिस्तान की जो मॉनेटरी साइड है उस पर आएंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स स्टेट बैंक की तरफ से आया है वो कितना मौसर रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। बिलखुसूस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि कर्जों में इस वक्त न सिर्फ ये शरह सूद जिसके ऊपर 11% पे उन्होंने किया है, बड़ी मेहरबानी है, लेकिन उसके ऊपर एक स्प्रेड भी है, बैंकिंग स्प्रेड जो चार्ज किया जाता है, जो इजाफी मुनाफा जो बैंक्स चार्ज करते हैं। उस सूरत में जब तक उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम नहीं होगी इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो शायद कोई रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर फोर्स का मेजर तबका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ जुड़ा होता है। अब ये जो सहूलियात हैं फिस्कल और मॉनेटरी साइड पर, ये कितनी मौसर हैं, आज प्रोग्राम में डिटेल में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम आगाज करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस गुफ्तगू में। डॉक्टर इकरामुल हक साहब टैक्स भी बेहतरीन समझते हैं, एक एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी के उमूर को भी बड़ी गहराई में देखते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो रिलीफ पैकेज है इसकी असल अमाउंट फिर कितनी है? अगर इसमें 100 अरब रिफंड क्लेम्स हैं, 70 अरब पेट्रोलियम की मद में जो कमी है वो भी इन्होंने रख दी है, 280 अरब वीट प्रोक्योरमेंट के डाल दिए हैं, उसके अलावा इसमें जो रिफंड क्लेम्स और टोटल यानी जो अगर आप अमाउंट की जाए तो जो डिफरमेंट ऑफ बिल्स एंड यूटिलिटीज है, सब्सिडीज हैं, उसको भी इन्होंने पैकेज में रख दिया है। तो ये तो, और BISP की भी जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है ऑलरेडी उसको भी इसमें शामिल करके 150 अरब किया गया है। इट इज हार्डली 500, बहुत मुश्किल से खींचूं अगर तो 500 अरब रुपए बनता है। आप डू यू एग्री विद दिस? ये 1200 अरब क्यों कह रहे हैं कि हमने 1200 अरब किया? इकरामुल साहब जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसको रिलीफ या स्टिमुलस पैकेज कहना तो बिल्कुल हमाकत होगा, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ जो ऑलरेडी
चीजें होती थी जो हमारे बजटरी फ्रेमवर्क के अंदर है, सिर्फ उनको दिखाया है और यूं तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे ये हमने आवाम के कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं। मिसाल के तौर पर दो चीज़ों की तरफ आपने सही इशारा फरमाया कि एक तो देखिए पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो थी वो 15 रुपए से भी बहुत नीचे आनी चाहिए थी। अब अप्रैल आया है और जब सस्ती है तो कह रहे हैं इसका इफेक्ट 2 महीने बाद देंगे, जब महंगा होता है तो अगले दिन ही कर देते हैं। तो इससे हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत जो था वो असर पड़ता। जब इन्फ्लेशन बहुत नीचे आती है, अभी 10 पे आ गई है, तो उससे क्या फायदा होता कि फिर आपको ये जस्टिफिकेशन ना रहती कि डिस्काउंट रेट आप 11% पे रखें। हॉट मनी तो वैसे भी ज्यादातर जो आई थी वो निकल गई। अब जो आपने एक सिर्फ रिलीफ की तरफ बात की है, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने टारगेटेड करके ये कहा है कि एक तो यूटिलिटी स्टोर्स को हम चीजें देंगे जहां पे वो अफोर्डेबल लोग खरीद सके, वो 50 बिलियन है, आपने सही कहा, उसको हम चलिए मानते हैं कि वो एक रिलीफ का आप उसको नाम दे सकते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि हम जो ऐसे खानदान हैं और उसके उन्होंने हिसाब लगाया कि ये इतने मिलियन होंगे, इसमें इतने मिलियन नए ऐड होंगे, तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम उनको जो है वो 12,000 देंगे, जबकि ये 12,000 4 महीने के ऊपर है, यानी कि 3,000 महीना, 2,000 तो पहले ही मिल रहा था, 1,000 इसको इजाफी समझिए। और अभी उसका जो मैकेनिज्म है, अगर वो एवरेज इन्होंने खुद उसकी 6 अफराद का एक खानदान लिया है, तो मुझे बताइए कि 3,000 रुपए में और कुछ अगर मेरे उन्हें प्रोविंसेस भी दे लें तो वो तो अपना खाना भी पूरा नहीं कर सकते। और अभी उसकी जो है SMS जा रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और मेरी इतला के मुताबिक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग थे, उसमें से 8,25,000 तो निकल गए जो फ्रॉड कर रहे थे बकौल इनके, और जो बाकी एहसास का नाम उसको दिया गया, उसकी भी 5-6 माह से जो है वो कई जगह के ऊपर डिसबर्समेंट्स नहीं हो रही हैं। हुकूमत जो है वो इसको सामने नहीं ला रही। मुझे आज 50 के करीब जो है एक खास विहाड़ी के, मैं उसका गांव का नाम भी बता सकता हूं, लोगों के CNIC भी मेरे पास आए हैं और वो मैंने डॉक्टर सानिया निश्चित साहिबा को फॉरवर्ड भी किए हैं कि ये देखिए ये किस तरीके से। और फिर आप उन लोगों को कह रहे हैं कि आप वो जब SMS करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि आप अपने DCO को मिलिए, और वो सिस्टम भी एट वर्क नहीं है। आज भी वजीर आजम मोहतरम जब एक और नया पैकेज फरमा रहे थे, उसमें भी उसका कोई मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इस लिहाज से अगर उनको कैश, और फिर कहा कि हम एक फोर्स बनाएंगे, वो राशन लेके जाएगी, तो इतनी कंफ्यूज पॉलिसी है। और ये आपने सही फरमाया कि इसका जो हुजम है, अगर हम सही मानों में देखें, जिसको रिलीफ कहा जाए, तो वो तो 5% भी नहीं बनता इस 1200 के अंदर, बहुत मुश्किल से अगर हम खींचतान के बनाए। और बाकी तो बिल्कुल सही है। अब वीट तो वो वैसे प्रीक्योर करते ही हैं, जैसे आपने फरमाया, ये तो सूबों का काम है और उनको जो भी स्टेट बैंक की क्रेडिट लाइन मिली होती है वो उससे करते हैं। अभी प्रोड्यूस आ नहीं रही है क्योंकि एक तो मौसम की वजह से गंदम पकी नहीं है, फिर थ्रेशर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद थी, उनकी जो सालाना देखभाल थी वो नहीं होनी। अगर आप ये मेरा ख्याल में जरा एयर कंडीशनर वहाँ कमरों से निकल कर और अपने बाहर जाकर हालात देखें तो उनको इस वक्त गंदम की फसल काटने के लिए और उसकी वैसे प्रोड्यूस में भी मुझे सीरियस खदशात हैं कि शायद वो इतनी प्रोड्यूस ना हो और हम काफी ज़ाया कर बैठे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ना तो वो 1200 अरब का जो सो कॉल्ड रिलीफ स्टिमुलस पैकेज है वो कोई सही मायनों में मीनिंगफुल है और उसके कोई बहुत ज्यादा फवायद जो हैं वो हासिल होंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर राज साहब, एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, कुछ और अहम सवालात हम जानेंगे क्योंकि एक्सपोर्टर्स को रिफंड जो दिए गए, कहा गया जी कि हमने बेल आउट किया है, और यकीनी तौर पर अगर ये बेल आउट, इससे हुकूमत की तवक्कात क्या है? क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इन हालात में जब पूरी दुनिया बंद है, शिपमेंट्स बंद हैं, एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, उस पर ये रिफंड क्लेम से ये तवक्को रखना कि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे? क्या हम प्रायोरिटीज सही रख रहे हैं? हमारी प्रायोरिटी टारगेटेड असिस्टेंस होनी चाहिए गरीब खानदानों की, या एक्सपोर्टर्स होने चाहिए? ये भी अहम सवाल उठाएंगे। कुछ SMEs की फाइनेंसिंग के हवाले से भी सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। ये जो 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, इन एक्चुअल क्या 1200 अरब रुपए का है? यानी इसमें वीट प्रोक्योरमेंट के 280 अरब रुपए, रिफंड क्लेम्स एक्सपोर्टर्स के 100 अरब रुपए, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत में जो कमी है उसके 70 अरब रुपए, इसी तरह जो सब्सिडी या डिफरल पेमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस की, वो भी एज न्यू एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंडिचर्स शो की गई हैं। और इसी तरीके से दीगर मामला, जिसके बाद यानी बीआईएसपी की अनयूटिलाइज्ड अमाउंट भी रखना। तो क्या ये एक्चुअल 1200 है या ये 400 या 500? बमुश्किल 500 अरब रुपए बनता है। ये अहम सवाल हमने प्रोग्राम में उठाया। इसी के हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन साहब माहिर मईशत हैं, सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, ये जो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है, ये कह रहे हैं हमने रिलीफ दिया है, दैट इज रिफंड क्लेम्स जो उन्होंने इनके रिलीज किए हैं, उसके बाद क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम क्या एक्सपोर्टर्स हमें एक्सपोर्ट देना शुरू हो जाएंगे इन मौजूदा हालात में जब आलमी सतह पर लॉकडाउन हैं, शिपमेंट्स बंद हैं? और क्या ये प्रायोरिटी सही है? द प्रायोरिटी शुड बी टारगेटेड सब्सिडीज फॉर पुअर सेगमेंट या एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स देना इस पर? अशफाक हसन साहब, देखिए, ये एक होलसम अप्रोच है। ये एक तबके के लिए तो नहीं है ना, इसमें तमाम लोगों को किया गया है। अगर एक्सपोर्टर हजरात जो है वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर इस ऐसे हालात में जब हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद करे ताकि वो अपने कारखाने को जारी रख सकें, या जो उनको लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकें, तो उनका जो पैसा फंसा हुआ था, जो बहुत जमाने से एक इशू बना हुआ था, तो उसमें शुरुआत की गई है। अभी कुछ उन्होंने देना शुरू किया है, तो 100 बिलियन उसके मद में रखा गया है। ये अगर आप कहते हैं कि भाई इसको पैकेज का हिस्सा क्यों बनाया गया, ये तो उनका पैसा है, आप उनको वापस कर रहे हैं, तो अलग से तो नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर आप बहुत माइन्यूट डिटेल में जाएंगे तो ये बातें तो सही होंगी, लेकिन अगर आप स्पिरिट को देखें ओवरऑल कि ऐसे हालात में कोई लोगों को मदद करने की कोशिश की गई है। आप वीट की प्रोक्योरमेंट पे सवाल उठा सकते हैं, आप एक्सपोर्टर के पैसे पे भी सवाल उठा सकते हैं, आप ये पेट्रोल की प्राइसेस में जो कमी की गई है उसमें भी सवाल 70 बिलियन है, जो भी है, जितना बिलियन का कॉस्ट है वो भी एक सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप जी। लेकिन मैं इसको देखता हूं एक दूसरे एंगल से। मैं इतने माइन्यूट डिटेल में जाकर उसको फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म मैं उसको नहीं देख रहा। मैं इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकाल सकता हूं, लेकिन मैं स्पिरिट को देखता हूं कि ऐसे मौके पे जो दुनिया भी अपने अपने फैक्ट्रीज को, अपने अपने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इस चैलेंजिंग टाइम से में, तो हमने भी जितनी भी हमारी माली बसात है इस वक्त, कोई पाकिस्तान की इकॉनमी किसी अच्छे हालात में तो नहीं है, तो उसमें रहते हुए अगर कुछ हो जाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है फिर। सही। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड पे जो रिस्पांस है, या जिस तरीके से आलमी सतह पर सेंट्रल बैंक्स इसको एक वॉर फुटिंग बेसिस पे लड़ रहे हैं, कोई डिस्काउंट रेट्स में सब्सटैंशियल डिक्लाइंस हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, रिलीफ पैकेजेस हैं, कर्जों में फाइनेंसिंग कॉस्ट कम करने की कोशिशें हैं, शरह सूद में कमी भी है, उसके अलावा मार्कअप मोरेटोरियम भी है, बहुत सी फैसिलिटीज अनाउंस की जा रही हैं। यहां पर जो मॉनेटरी रिस्पांस आया है सेंट्रल बैंक का, आपकी नजर में कैसा है? बस देखिए, सेंट्रल बैंक जो है अपने आप को क्लेम करता है कि वो इंडिपेंडेंट है, और उसके जो गवर्नर हैं वो आईएमएफ के बोर्ड के मेंबर भी होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर होते हैं, तो उन्होंने लाइन वहां से लेनी होती है। जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। यू डोंट मेक योर पॉलिसीज, यू आर सिंपली इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एज गिवन बाय द आईएमएफ। तो इसमें फिर हमें शिकायत किस चीज की है? शिकायत तो ये होनी चाहिए थी कि हम गए क्यों आईएमएफ में। जब मैं अकेला लड़ रहा था पूरे पाकिस्तान में, कोई मेरे साथ न कोई चैनल खड़ा हुआ, न कोई शख्स खड़ा हुआ। इसी दिन के लिए मैं मना करता था कि अगर आईएमएफ में जाओगे तुम अपनी फाइनेंशियल आजादी खो देते हो, तुम अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते हो।
तुम्हें जो वहां से हुक्म मिलेगा तुम वही कर सकते हो, जितनी इजाजत वो सांस लेने की देंगे उतने ही आप सांस ले सकते हैं। तो जब आप चले गए आईएमएफ में तो फिर इसमें ये करना कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये नहीं किया, इस रेट को तो कम करना चाहिए था। रेट कम करने के हवाले से तो कोई ऐसा पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट है जो ये नहीं कर रहा था कि नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रोफेशनल ओपिनियन देते हैं, लेकिन हम किसको दे रहे हैं प्रोफेशनल ओपिनियन? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो देखें जो हालात हैं इसी के तहत देखें, हमने अपनी फाइनेंशियल आजादी खो दी है और जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे हम फाइनेंशियली आजाद नहीं होंगे पॉलिसी बनाने में। हम सिंपली पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, दैट्स इट, टेक इट और लीव इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और से फरमा दें कि अब इन मौजूदा हालात पे जो इंटरनेशनल डेट रीपेमेंट्स हैं हमारी, क्या उनको रीस्केड्यूल करने के लिए जैसे आईएमएफ की कुछ लीनियंसी या इन हालात से हम अच्छी एडवोकेसी करके हमारी जो फाइनेंशियल टीम है कुछ मराहत हासिल कर सकती है हमारे कर्जों के ऊपर, वो बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो? डू यू थिंक? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस पर मैं जरूर बोलूंगा और आपने भी मुझे टोकना नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और ये वक्त की जरूरत है कि समझने की। देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं डेट ऑफिस का इंचार्ज था।